नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 दिन में मिल सकता है। एक्चुअली अभी 31 अक्टूबर को एक नई नोटिफिकेशन आई है जिसमें सरकार में रूल 14A और रूल 9A के हिसाब से ये बताया है कि आप अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 3 दिन में ले सकते हैं। मतलब ये 3 दिन जो बताए गए हैं मैक्सिमम टाइम पीरियड है। हो सकता है कि आपने अभी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया और रूल 14A पे क्लिक किया। मैं भी आपको दिखाऊंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कि किस तरीके से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन विद इन 1 आवर आपको मिल जाए, अप्रूव हो जाए, बिकॉज इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होने वाली। ये कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है। ऑनलाइन ही आपकी बैकग्राउंड की वेरिफिकेशन हुई, ऑनलाइन ही आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा, ऑनलाइन ही आपका सारा चेक किया जाएगा कि दैट आपका कोई बैकग्राउंड डिफॉल्ट तो नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हम कितनी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए और लेके आ सके। तो दोस्तों, हम सबसे पहले अपनी जीएसटी के वेबसाइट पोर्टल पे जाएंगे, gst.gov.in। यहाँ पे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक कर पे ही हमें न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब दिख जाएगा। हमें सिंपली यहाँ पर आई एम आ टैक्स पेयर पे क्लिक करना है बिकॉज हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। स्टेट यूनियन टेरिटरी पे क्लिक करना है बिकॉज हमें अभी उत्तर प्रदेश की स्टेट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है एक पार्टी का। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में गौतम बुद्ध नगर की वो पार्टी है, तो यहाँ पर वो क्लिक करेंगे। यहाँ पर लीगल नेम ऑफ द बिजनेस डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे और मोबाइल नंबर। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। यहाँ पर कैप्चर डाल के आप प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपको आपका एक पीआरएन मिलेगा और उस टीआरएन की हेल्प से आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे। लॉगिन कैसे? यहाँ पर जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, एक्चुअली क्या है, मैं टीआरएन क्रिएट कर चुका हूँ इस पार्टी का। तो यहाँ पर टीआरएन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप अपना टीआरएन डालेंगे, टीआरएन डालते ही आपके उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा जो आपने प्रीवियस स्टेप पे मेंशन करी थी। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना जीएसटी पोर्टल पे जाकर टीआरएन बेसिस पे मैंने लॉगिन कर लिया है। टीआरएन की फुल फॉर्म होती है हमारी टेम्पररी रेफरेंस नंबर, जो कि हमें टेम्पररी बेसिस पे अलॉट किया जाता है। जैसे ही हमारा जीएसटी नंबर अप्रूव हो जाएगा, जीएसटी नंबर हमें रिसीव हो जाएगा, वैसे ही हमें टीआरएन का कोई काम नहीं रहेगा। तो ये एप्लीकेशन हमें यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही हमें हमारे डैशबोर्ड पे कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन मिलेगी। इस एप्लीकेशन में हमें सबसे पहले बिजनेस डिटेल्स डालनी है, दैट लीगल नेम ऑफ द बिजनेस क्या है, उसका पैन नंबर क्या है। ये ऑटोमेटिकली फेच हो गया बिकॉज हमने प्रीवियस स्टेप में इसको भरा था। जब हमने अपना टीआरएन जनरेट करने के लिए जो हमने मेल आईडी और ओटीपी, मेल आईडी और फोन नंबर डाला था, उस टाइम पे हमने इसको फिल इन किया था अपने पोर्टल पे। ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपको एक प्राइवेट लिमिटेड का करके दिखा रहा हूँ, बट अगर आप प्रोप्राइटर का या फिर पार्टनरशिप का करेंगे वो भी कुछ इस तरीके से ही होगा। बट यहाँ पे हम डायरेक्टर्स की डिटेल्स ना डाल के प्रोप्राइटर या पार्टनर्स की डिटेल डालेंगे। ट्रेड नेम में हमारा बिकॉज ट्रेड नेम लीगल नेम जो सेम ही रहने वाला है, तो इसीलिए हमने ट्रेड नेम भी सेम ही डाल दिया, लीगल नेम वाला। अदरवाइज क्या रहता है, जो लीगल नेम रहता है वो हमारा पैन की बेसिस पे रहता है, जो हमारा पैन नंबर में मेंशन होता है। और ट्रेड नेम वो रहता है जिस नेम से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस हम सिलेक्ट करेंगे बिकॉज ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेलेक्ट कर ली। एडिशनल ट्रेड नेम, अगर आप अपना बिजनेस 2 नामों से चलाना चाहते हैं, मतलब अगर आप अपना बिजनेस 2 नामों से चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरा एडिशनल ट्रेड नेम मेंशन कर सकते हैं। जनरली हर कोई जीएसटी नंबर जब अप्लाई करता है तो सिंपली एक ही ट्रेड नेम से करना चाहता है, तो एडिशनल ट्रेड नेम आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्लैंक ही जाएगा। नेम ऑफ द स्टेट में आपका उत्तर प्रदेश जो आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो यहाँ पर आपको नो रखना है, यहाँ पे क्लिक नहीं करना। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन होता है जो कि टेम्पररी बेसिस पे जीएसटी नंबर लेते हैं। जैसे एग्जीबिशन के टाइम पे आप किसी स्टेट में जा रहे हैं, उस टाइम पे आप अपना जीएसटी नंबर अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट का, क्योंकि आप वापस अप्लाई करने वाले हैं। ऑप्शन फॉर कंपोजिशन आपका कब अप्लाई होगा, जब आप कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट इन कर रहे हैं। कंपोजिशन स्कीम होती है जिसमें हमें गुड्स के केस में 1% का जीएसटी पे करना होता है और सर्विसेज के केस में 6% का जीएसटी पे करना होता है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये 1 नवंबर से हमारा ये ऑप्शन विजिबल हुआ है पोर्टल पे। ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A, यहाँ पे हम इसको येस करके चलेंगे क्योंकि हम इसी की वजह से ये वीडियो बना रहे हैं। अदरवाइज जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है बहुत ही सिंपल रहता है। वैसे इसके बाद भी ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ यहाँ पर येस करना है आपको। और इसके बाद आपको कुछ
चुनिंदा बातों को ध्यान रखना है। जैसे आप अगर B2B सप्लाई कर रहे हैं तो वो 2.5 लाख पर मंथ से ऊपर ना जाए, मतलब टैक्स अमाउंट। मैं GST का टैक्सेबल टर्नओवर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूँ। जो टैक्स अमाउंट है वो 2.5 लाख पर मंथ से ऊपर ना जाए। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करें कि 2.5 लाख रुपए आपका टैक्स है, तो अगर आप 5% का रेट से GST जमा कर रहे हैं, मतलब आपके प्रोडक्ट पे 5% का GST रेट है, तो उस केस में आप 50 लाख रुपए की टर्नओवर सप्लाई कर सकते हैं। ये 50 लाख रुपए कैसे कैलकुलेट किया मैंने? सिंपल है, 2.5 लाख रुपए अगर 5% है तो 100 कितना? यूनिटरी मेथड सिंपल, जो हमने 11th क्लास में सीखा था। तो अगर लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख है पर मंथ, तो हम 14A रूल में क्लासिफाई किए जाएंगे। अदरवाइज हम इसका ऑप्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते, हमें वही लॉन्ग रूट अपनाना पड़ेगा जो हमारा 31 अक्टूबर तक होता था। क्लियर है आपको? दूसरी जो कंडीशन है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि इस केस में आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी होगा। हमारा जो 31 अक्टूबर तक का केस था, जब हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते थे, उस केस में हमारे पास ऑप्शन रहता था कि हम आधार ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे नो कर सकते थे। बट इस केस में अगर हम 14A रूल में जा रहे हैं तो इन दैट केस हमें आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरीली यस करना पड़ेगा। और अगर हमारे पास आधार नंबर नहीं आता तो पहले आप आधार के सेंटर पे जाइए, वहां पर अपना नंबर अपडेट करवाइए, उसके बाद आप अपना GST नंबर अप्लाई कीजिए। क्योंकि अगर आपको पता है जी कि आपकी टर्नओवर जो है या फिर टैक्स का अमाउंट स्पेसिफिकली 2.5 लाख से कम रहने वाला है पर मंथ, तो उस केस में लॉन्ग रूट लेने का कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ पे आपको वॉलंटरी बेसिस ही सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आप अदर ऑप्शन कोई सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो अगर आप सिंपल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप सिर्फ ये डाल लीजिए कि आपको वॉलंटरी बेसिस सेलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे वो वाली डेट डाल दीजिए जिस डेट को आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आज 5 तारीख है तो हमने 5 तारीख डाल दिया है यहाँ पर सिंपली। अच्छा, एक और कंडीशन है 14A रूल की, वो ये है कि अगर आपने एक स्टेट में 14A रूल के हिसाब से रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करवा लिया, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में अप्लाई कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में हमें रूल 14A के हिसाब से एक पैन पे सिर्फ एक ही 14A का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। मतलब जो हमारा फास्टेस्ट रूट है वो सिर्फ हम एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, एक स्टेट में एक पैन में। और दूसरी बात, अगर हमारा B2C सप्लाई है, और B2C की सप्लाई में ऐसी 2.5 लाख रुपए की कोई भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमें 2.5 लाख रुपए की अगर टैक्स लायबिलिटी आ रही है, उससे कम लायबिलिटी आ रही है, तभी हम 14A का रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर भी है तब भी आप 14A का रूल अप्लाई कर सकते हैं B2C के केस में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इसीलिए किया है क्योंकि सरकार को यह पता है कि ये जी एंड कंज्यूमर पे जा रही है और इसका कोई भी बेनिफिट नहीं लेने वाला है। तो सरकार अपना डोमेन बढ़ा रही है कि ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ऐसे हो जो कि जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाए, और उस केस में सरकार आगे बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड नहीं करना पड़े। मतलब सरकार को डायरेक्ट फायदा है B2C के केस में, और B2B के केस में 2.5 लाख की लिमिट इसलिए लगाए, ठीक है, क्योंकि आगे क्रेडिट पास ऑन मतलब है, और हमारा जो कस्टमर है बीइंग अ रजिस्टर्ड कस्टमर, वो हमारे आउटपुट लाइब्रेरी का बेनिफिट ले लेता है एज एन इनपुट। तो क्लियर है आपको? तो 2.5 लाख रुपए की कंडीशन इस तरह आई है B2B सप्लाई स्पेसिफिकली। तो उसके बाद आप हमारा इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। तो इस केस में आप जितने भी आपके पास रजिस्ट्रेशन है, मतलब ये लिस्ट दी गई है, अगर आपके पास इन सारे केसेस में से किसी का भी रजिस्ट्रेशन है, जैसे हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ROC का रजिस्ट्रेशन है, तो ROC का यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मेंशन है। तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर हमने यहाँ पे सिन नंबर आपका अपना मेंशन करके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल दिया, ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमारा एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस की लिस्ट आ गई। इसके अलावा अगर आपका और भी GST, मान लीजिए दिल्ली में GST का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ भी हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफिकली अपलोड करने हैं प्राइवेट लिमिटेड के केस में, प्रोप्राइटरशिप के केस में और पार्टनरशिप के केस में, ये स्पेसिफिकली हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। आप उसकी हेल्प से अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं एंड देन उसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेजर रोल प्ले करता है। अगर ये प्रोप्राइटरी होता तो इस केस में यहाँ पे पैन, आधार या फिर फोटो लगती, बल्कि तीनों को मर्ज करके लगा देते। बट इस केस में जो मैक्सिमम साइज रहता है वो 5 MB का रहता है। आपको ये ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ये प्राइवेट लिमिटेड का केस है, इसीलिए यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगा है, अदरवाइज हम आधार, पैन और फोटो लगाते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। अभी यहाँ पर आपको अपने डायरेक्टर्स की डिटेल्स डालनी है। देखो यहाँ पे ना ऊपर मेंशन किया गया है, जैसे बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर एंड पार्टनर्स, ऑथराइजिंग सिग्नेटरी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पे प्रमोटर एंड पार्टनर आ जाएगा। अगर हमारा प्रोप्राइटरशिप होती तो यहाँ पे प्रोप्राइटर की डिटेल्स आती, जो बंदा GST नंबर अपने पैन पे अप्लाई करवा रहा है। अब यहाँ पे प्रमोटर, डायरेक्टर या पार्टनर,
यहाँ पे क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इस केस में हमारे डायरेक्टर्स की डिटेल्स आएगी। डायरेक्टर्स की डिटेल्स कौन सी आएंगी, ये बिल्कुल सिंपल है। हमारा पैन, डायरेक्टर का पैन क्या है, ये रहा। डायरेक्टर की मेल आईडी क्या है, डायरेक्टर का मोबाइल नंबर क्या है, डायरेक्टर डिम क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब हम अपनी कंपनी अप्लाई करते हैं उस फाइन पे एक दिन निकल के आता है जो कि हर एक डायरेक्टर को अलॉट किया गया है, तो ये दिन हमें यहाँ पे मेंशन कर रहा है। सिंपल है। उसके बाद डायरेक्टर का एड्रेस डालना है। डायरेक्टर का एड्रेस कौन सा डालना है, जो आधार पे मेंशन है वाला डालना है, मतलब जहां पे भी डायरेक्टर हमारा रह रहा है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टर की फोटो डाल देनी है। फोटो, आधार, पैन, तीनों चीजें अपलोड करके ना, सो दैट इस सिस्टम के पास एक भी पर्सन का डाउट ना रह जाए कि जी आपने कोई भी चीज नहीं लगाई, मतलब, और वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर, क्योंकि कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि हमने 14A रूल पे क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी में हमने यस किया है कि यही वाला डायरेक्टर जो है हमारा ऑथराइज सिग्नेटरी बनेगा। जीएसटी के रिस्पेक्ट में जो भी ओटीपीज वगैरह जाएंगे उसी की मेल आईडी, फोन नंबर पे जाएंगे। यहाँ पर सेट कर देते हैं एज इट इज आपको दूसरे डायरेक्टर का डालना है, एज इट इज आपको दूसरे डायरेक्टर का डालना है जो कि हमारा ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं होने वाला। क्लियर है आपको? अगर आपका प्रोप्राइटर होगा तो उस केस में सिर्फ एक ही बंदे की डिटेल जाएगी, अगर पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो सारे पार्टनर्स की डिटेल्स आएंगी। उसके बाद आप हमारा ऑथराइज सिग्नेटरी। अब अभी हमने प्रीवियस स्टेप में ऑथराइज सिग्नेटरी क्लिक किया था, तो यहाँ पे आपको सिंपली प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पे क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वही बंदे की डिटेल्स यहाँ पे निकल के आ जाएंगी जो हमने प्रीवियस स्टेप में भरी थी। और क्योंकि ये कंपनी है तो यहाँ पे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लगेगा कि कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि इस बंदे को अपॉइंट किया जाए एज एन ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ द कंपनी, और फोटो लगेगी डायरेक्टर की। ठीक है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप बना रहे हैं या फिर पार्टनरशिप बना रहे हैं, उस केस में पार्टनरशिप के केस में लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लगा सकते हैं, बट प्रोप्राइटरशिप के केस में आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लगाने की। आप यहाँ पे सिंपली आधार, पैन और फोटो लगा के सबमिट, आगे से इवेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि अदर देन डायरेक्टर, अदर देन पार्टनर, अदर देन प्रोप्राइटर, अगर कोई बंदा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है, मान लीजिए डायरेक्टर के पास फाइन नहीं है कि जी वो हर मंथ के एंड में ओटीपीज प्रोवाइड करे, तो उस केस में एक बंदा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन जाए जिसके पास सारे ओटीपीज आए और वो जीएसटी पोर्टल पे फाइलिंग वगैरह कंप्लीट कर सके। सिंपल, मतलब रिप्रेजेंट कर सके कंपनी को जीएसटी डिपार्टमेंट के सामने। क्लियर? उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमारा जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस किसको मानता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आईपीआरएस मेंशन होता है। क्लियर? और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे एड्रेस मेंशन होता है और जिसका नाम मेंशन होता है उसको लैंडलॉर्ड माना जाता है। तो अगर हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे मिस्टर राम मेंशन है तो उस केस में हमारे पास मिस्टर राम एंड कंपनी का एक रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है, और एक एनओसी भी जो कि मिस्टर राम इशू करेंगे बीइंग द लैंडलॉर्ड की मेरे को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ये कंपनी मेरे प्रेमाइसेस पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रही है। या फिर आपको अपना पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अपनी ये सारी चीजें डिटेल्स मेंशन करनी है। ठीक है, सारा डिटेल्स आप जैसे ही अपना पिन कोड डालेंगे वैसे ही आपका जुरिसडिक्शन भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस जुरिसडिक्शन को मैन्युअली भी फेच कर सकते हैं। कैसे फेच कर सकते हैं? आपको गूगल पे सिंपली क्या लिखना है कि जीएसटी वार्ड यूपी सर्च। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज की एक वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी स्टेट मेंशन करनी है। जैसे हमारी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के अंदर हमारा गौतम बुद्ध नगर फॉल करता है। यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। आपको अपने एड्रेस के हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा डिवीजन फॉल करेगा। हमारा जो है डिवीजन 1 सबसे नियरेस्ट पड़ रहा था हमारे प्लेस के, तो इसलिए हमने डिवीजन 1 सेलेक्ट किया। यहाँ पे एड्रेस भी आता है, मतलब इन फ्यूचर अगर आपको कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, कोई नोटिस आएगा, आपको जीएसटी डिपार्टमेंट मिलने जाना पड़ सकता है उस केस में, तो आप ये एड्रेस फेच कर सकते हैं कि जी ये कितनी दूर है आपके प्लेस ऑफ बिजनेस से, सो दैट आपको कन्वीनियंट हो जब भी आपको जीएसटी डिपार्टमेंट जाना हो। ऐसा ना हो कि आप रह रहे ए प्लेस पे जो कि 30-40 किलोमीटर दूर है इस वाले प्लेस से। तो आप इसको एक बार गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि ये वाला प्लेस आपके प्लेस ऑफ बिजनेस से कितनी दूर है, ताकि आपको बाद में दिक्कत आए जब आपको कोई नोटिस या फिर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है जीएसटी डिपार्टमेंट से। क्लियर है आपको? फिर यहाँ पे आपको लीगल ओनरशिप, यहाँ पे देखो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल सबसे मेजर रोल प्ले करता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते टाइम। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो एड्रेस आ रहा है वही सेम आपका रेंट एग्रीमेंट पे होना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जो नेम आ रहा है लैंडलॉर्ड का, उसी लैंडलॉर्ड से आपका लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और उसी से एक एनओसी भी होनी चाहिए और ये प्रॉपर्ली नोटराइज होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप जो भी काम करना चाहते हो, सप्लायर ऑफ सर्विस हो, इंपोर्ट करते हो,
ऑफिस सेल करते हो, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हो, या फिर रिटेल बिजनेस है आपका, वेयर हाउस है, होलसेल बिजनेस है, हमारे केस में सप्लायर सर्विस है, इसलिए हमने सप्लायर सर्विस पे सिंपली क्लिक किया है। अगर आपके पास एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी है, मतलब आप सिर्फ एक स्टेट में एक ही जगह पे काम नहीं कर रहे, आप 2-3 जगह पे काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि रिक्वायरमेंट है। यही सारी डिटेल्स आपकी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी जाएगी। सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके फेच हो जाएंगे, जो आप प्रीवियस स्टेप में भरोगे वहां पे यस करोगे ना, तो ये पोर्टल आपका, जैसे अभी यहाँ पे हम कुछ कर नहीं पा रहे, ऐड न्यू का टैब जो है हमारा डिसेबल्ड है, तो अगर हम प्रीवियस स्टेप में जाकर यस कर देंगे ना, यहाँ पर जाके यस कर देंगे, तो हमारा ये वाला टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ऐड न्यू वाला। क्लियर है आपको? इसके बाद हमारा आता है गुड इन सर्विस। आप किस चीज में डील कर रहे हो, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली 5 HSNs मेंशन करने, जिन 5 प्रोडक्ट्स में, टॉप 5 प्रोडक्ट्स में, टॉप 5 कमोडिटीज में आप डील करते हो, वो एक टॉप 5 HSN डाल लें। जरूरी नहीं है कि आप को सिर्फ 5 ही कमोडिटीज में काम करना है, यहाँ पे सिंपली आपको अपनी टॉप 5 डाल लें। आप चाहे 10 में काम करो, 15 में काम करो, वो आपको स्पेसिफिकली अपनी GSTR 1 और 3B में मेंशन करनी पड़ेगी यार, स्पेसिफिकली कि आपने इस HSN में बिल काटे हैं। यहाँ पे आपको टॉप 5 HSN मेंशन करने हैं। HSN कैसे सर्च करने हैं? यहाँ पर आपको सिंपली गूगल पे HSN कोड सर्च पे क्लिक कर देना है। GST की वेबसाइट पे आप HSN कोड सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम टायर में डील करते हैं, तो यहाँ पर टायर लिखेंगे, वैसे ही आपको टायर आ जाएगा। कौन से टाइप के टायर आप ट्यूबलेस टायर्स में डील करते हैं, कौन से टायर में डील करते हैं आप, यहाँ पे आपके आ जाएंगे। यहाँ पे आपके HSN मेंशन आ जाएंगे, यहाँ पे कैप्चर डालेंगे भाई, तो यहाँ पे आपका HSN नंबर आ जाएगा। यहाँ पे इस HSN को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे, तो ये HSN ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हमारा क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। हमने अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के सारे HSN ऐड कर दिए। इसके बाद आपका आता है स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी ऐसे स्टेट में जहाँ पे आपका प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल होता है, तो उस प्रोफेशनल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि आपको एम्प्लॉयज का जमा करना होता है। तो वो एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपके ऊपर एक्साइज लगता है आपके प्रोडक्ट्स पे, तो आपको एक्साइज लाइसेंस नंबर डालना है यहाँ पे। केयर आप मतलब ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एक्साइज रजिस्ट्रेशन या फिर प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है, आपके पैन पे है, तो ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ये ऑप्शनल फील्ड है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे आपको आधार ऑथेंटिकेशन करके चलना है। आपका जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है या फिर प्रोमोटर पार्टनर जिसको भी आपने ऑथराइज किया है, वो उस बंदे के पास आधार OTP जाएगा। देखो गलती से नो हो गया मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है कि यू हैव ऑप्टेड नो, कैन यू नोट दैट यू विल बी रिक्वायर्ड टू विजिट GST सुविधा केंद्र फॉर फोटो कैप्चरिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इस केस में हमें 15 दिन लग सकते हैं। समझ रहे हैं? 3 दिन की कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होगी, तो ये हमें मैंडेटरली यस करके चलना पड़ेगा। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पर गौतम बुद्ध मेजर डाल के सबमिट विद EVC कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें इनवैलिड OTP आ रहा है, OTP नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद आपको सिंपली सबमिट EVC पे क्लिक करना है। सबमिट EVC पे क्लिक करने के बाद आपको OTP आएगा, जो भी आपने अपने रजिस्टर्ड मेल ID डाली थी उस पर OTP जाएगा, और OTP डालने के बाद आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप मेक श्योर कर लेना कि आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो बिफोर सबमिटिंग, बट वो सबमिट ही नहीं करने देगा वैसे तो। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे ही आपके पास OTP जाएगा और आप उसको सबमिट करके आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि इसको सबमिट करने के बाद आपके पास 15 से 20 मिनट में एक आधार ऑथेंटिकेशन की मेल जाएगी, और वहां पर आपको अपना आधार नंबर मेंशन करके, जो कि आपने रजिस्टर्ड मेल ID डाली है उस पर आपको मेल जाएगी। आधार नंबर डाल के आपको कैप्चा डाल के सबमिट करवा है, एक आधार OTP जाएगा। आधार OTP जैसे ही सबमिट कर देंगे, वहां से आपका माना जाएगा 3 दिन काउंट होंगे। मतलब यहाँ से नहीं, आपका वहां से काउंट माना जाएगा कि एक्चुअली भी आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हुई है। अगर आप बोला प्रोसेस कंप्लीट में ही करोगे, चाहे आपने 14A 9A जिस पे भी क्लिक किया हो,
आपकी सक्सेसफुली सबमिट ही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है। आई होप आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा ग्लिम्स मिल गया होगा कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। अब आप एक बार अपने क्लाइंट की अपनी खुद जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करिए अगर आपको रिक्वायर्ड है, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन और